आज जिस केस की मैं बात करने जा रहा हूँ उसका नाम सुनकर ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है। क्या किसी आईएएस अफसर की पत्नी, भतीजी, माँ और उसकी नौकरानी का 2 सालों तक रेप किया जा सकता है। यहाँ तक कि उन्हें धमकाया जाता है कि अगर तुम लोगों ने किसी को कुछ बताया तो तुम्हारे पूरे परिवार को मार दिया जाएगा, यानी कि हत्या करने का भी धमकी दिया जाता है। इस अकेले केस ने जो राजद का था वो पूरी सियासी तख्ते को हिलाकर रख देता है। वाकई में ये जो घटना है ना, वो मानवता को शर्मसार कर देने वाला है। अगर इस देश में जब एक आईएएस अफसर जिसके पास इतनी पावर होती है, अगर उसकी फैमिली अगर सुरक्षित नहीं है, तो आप कैसे इस बात की आशा रखते हैं कि आम आदमी के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। जरा सोचिए, अगर ऐसे सरकार को आप जंगल राज नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। बात 1998 की है कि बिहार में उन दिनों राबड़ी देवी की मुख्यमंत्री थी और चारा घोटाले में घिरे लालू यादव 2 बार जेल की सजा काट चुके थे। आए दिन नरसंहार हो रहे थे। हाईकोर्ट सरकार के लिए जंगल राज शब्द का जिक्र तब कर चुकी थी। अगले साल लोकसभा चुनाव थे और 1 साल बाद विधानसभा चुनाव भी। सरकार पर दबाव बढ़ता ही जा रहा था। इसी बीच जून महीने में बिहार सरकार के लेबर डिपार्टमेंट में सोशल सिक्योरिटी डायरेक्टर रहे आईएएस बीबी विश्वास की पत्नी चंपा विश्वास ने राज्यपाल सुंदर सिंह भंडारी को एक चिट्ठी लिखा। उसने लिखा था कि राजद नेता हेमलता यादव के बेटे मृत्युंजय और उसके साथियों ने 2 साल तक मेरा रेप किया है। मां, ननद, 2 नौकरानी और भतीजी के साथ बलात्कार और मारपीट की है। दोनों नौकरानी और भतीजी गायब है। मुझे लगता है कि दोनों ने सुसाइड कर लिया है। पति को जान से मारने की साजिश रची जा रही है। बच्चों को भी खतरा है। करीब 2 महीने बाद यानी कि 8 अगस्त 1998 में बीजेपी नेता सुशील मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चंपा की ये जो चिट्ठी पढ़ी जाती है, फिर सरकार को घेरते हुए कहते हैं कि प्रतिष्ठित और कद्दावर परिवारों से आने वाली महिलाएं भी राजद के कार्यकर्ताओं के सामने असहाय है। क्या थी पूरी कहानी? आईएएस ने लालू यादव पर भी सीधे सीधे क्या आरोप लगाया था और फिर हुआ क्या था? चलिए शुरू से हम बात करते हैं उसके बारे में कि 1982 बैच के आईएएस अफसर बीबी विश्वास की शादी जुलाई 1990 में चंपा से हुई थी। कहा जाता कि यह उनकी दूसरी शादी थी और 10वीं पास चंपा तब 22 साल की केवल थी। बीबी विश्वास उस समय 41 साल के थे। राजद नेता हेमलता सामाजिक कल्याण विभाग की चेयरपर्सन थी। इसी डिपार्टमेंट में चंपा के पति भी थे। दोनों एक दूसरे के पड़ोसी थे। हेमलता की राज्य सरकार में अच्छी खासी पैठ थी और उसका जो 27 साल का बेटा मृत्युंजय लालू यादव पर किताब लिख चुका था और यही मेन आरोपी है। आगे देखिएगा। सुशील मोदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सियासी जो गलियारे थे ना, वहाँ पे बवाल मच जाता और उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी थे। राज्यपाल ने गृह मंत्री को चिट्ठी लिखकर कार्यवाही करने और सीबीआई जाँच की मांग की थी। मीडिया ने भी इस मुद्दे को उठाया था। चंपा का दावा था कि डर की वजह से नवंबर 1997 में ही तो वो परिवार के साथ दिल्ली आई थी। उसने पुलिस से शिकायत की थी पर उसकी मदद नहीं की गई थी। इसके बाद उसने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और फिर राज्यपाल को चिट्ठी लिखी। तब वहीं 27 साल के मृत्युंजय ने अपनी सफाई में कहा था कि मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं है और ये माँ को बदनाम करने की साजिश है, यानी कि जो हेमलता उसको विश्वास बिना अनुमति नौकरी से गायब रहे हैं, उनको जवाब नहीं देना पड़े, इसलिए वो इस तरीके की साजिश रच रहे हैं। ये किसका कहना था? मृत्युंजय यादव। आप सुनिए। आखिरकार जो वहाँ के डीजीपी थे, उन्होंने डीजीपी नियाज अहमद ने पुलिस को जांच का आदेश दिया और पुलिस ने चंपा को पटना बुलाया, लेकिन चंपा पटना में आने से इनकार कर देती है। तो यहाँ से पुलिस की जो टीम थी वो कहाँ पे जाती है? दिल्ली। इसके बाद पुलिस की टीम दिल्ली पहुँचती है और 19 अगस्त 1998 को पीर बहोर थाने की एसआई आशा ठाकुर ने चंपा का बयान दर्ज किया। अब चंपा के साथ क्या क्या होता है ये चंपा खुद अपनी जुबानी बता रही होती है। चंपा ने पुलिस को बताया कि पति आईएएस अफसर हैं और 18 जुलाई 1990 को हमारी शादी हुई। 5 साल बाद सितंबर 1995 में हम यानी कि चंपा और उनके पति पटना के बेली रोड में क्वार्टर नंबर 53/60 में रहने लगे। ये सरकारी क्वार्टर था और साथ ही उन्हें एक सर्वेंट क्वार्टर भी मिला था और उसमें पहले से जुगल किशोर गुप्ता नाम की एक फैमिली रहती थी। उनकी फैमिली का जो जुगल किशोर गुप्ता है और उनकी पत्नी रीता साथ में रहा करते थे। तो चंपा ने उनसे कहा कि वे लोग जो है तो सर्वेंट क्वार्टर खाली कर दे ताकि चंपा अपनी मेड यानी कि जो नौकरानी थी शेफाली को रख सके। लेकिन हेमलता और उनके बेटे मृत्युंजय ने उन्हें धमकी दी और कहा कि वे लोग इनसे क्वार्टर खाली न करवाएं। लेकिन होता ऐसा ही है कि क्वार्टर खाली नहीं होता है। 7 सितंबर 1995 को सुबह सुबह शेफाली और रीता चंपा के घर जाती है और कहते हैं कि चलो सर्वेंट क्वार्टर का हाल देख लो कैसा है। तो चंपा जाते हैं और वे लोग जिद करके उसे लेके जाते हैं। तब पति ड्यूटी पर थे और बच्चे स्कूल में थे, यानी कि घर पे कोई नहीं था। जब वो सर्वेंट क्वार्टर पहुंचते तो वहाँ पे पहले से हेमलता और उसका बेटा मृत्युंजय यादव वहाँ पे बैठा हुआ था। तो उन लोगों ने उसे भी जबरी वहाँ पे बैठा लिया और हेमलता, शेफाली और रीता ये जो तीनों थे वो बाहर आ जाते हैं और घर का जो दरवाजा था वो बाहर से बंद कर देते हैं। सर्वेंट क्वार्टर में एक ही कमरा था तो
एक ही दरवाज़ा था और वो दरवाज़ा भी ऑलरेडी बंद हो चुका था। मृत्युंजय यादव ने चंपा को जबरदस्ती अपनी तरफ खींचता है। जब चंपा विरोध करती है तो उसे दबोच लेता है। चंपा शोर मचाने की कोशिश करती है लेकिन उसको सुनने वाला कोई नहीं था। मृत्युंजय यादव उसके कपड़े फाड़ देता है, उसका रेप करता है, उसे मारता पीटता है और बेचारी चंपा चीखते चीखते बेहोश हो जाती है। करीब 1 घंटे बाद उसे होश आता है तो वो देखती है कि बिना कपड़ों के वो पड़ी हुई है, दरवाज़ा खुला हुआ है। वो जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनती है और बाहर निकलती है तो देखते वहाँ पे कोई नहीं है। रोते भी लगते किसी तरीके से वो घर जाती है और घर का दरवाज़ा जैसे वो बंद करने जा रही थी तभी हेमलता वहाँ पे आ जाती है। हेमलता ने चंपा से कहा कि जो कुछ आज तुम्हारे साथ हुआ है वो तुम किसी को नहीं बताओगी। अगर तुमने किसी को बताने की कोशिश की तो हम तुम्हारी हत्या करा देंगे और तुम्हारे पति और बच्चे दोनों को मरवा देंगे। और हमारे पास तुम्हारी न्यूड यानी कि नंगी तस्वीरें भी हैं, आपत्तिजनक वाली तस्वीरें भी हैं, उसे भी हम वायरल कर देंगे। ये धमकी देकर हेमलता तो चली जाती है किंतु चंपा काफ़ी डर जाती है। कुछ समझ में नहीं आ रहा था उसे कि वो क्या करे, क्योंकि उसे मालूम था कि सरकार में हेमलता की अच्छी खासी पहुंच है, अच्छी खासी बैठ है, तो वो कुछ कर नहीं सकती। इसलिए उसने शांत रहना ही मुनासिब समझा, चुपचाप रह जाती है। अगले दिन फिर से हेमलता, मृत्युंजय, शेफाली और रीता उसके घर पर आते हैं और उस दिन भी बच्चे और पति नहीं थे। मृत्युंजय अपने हाथ में कैमरा लिया हुआ था। हेमलता ने उसके सामने प्रपोजल रखा कि तुम मृत्युंजय से शादी कर लो, तुम्हारा पति तो बूढ़ा है और ये जवान लड़का है, 27 साल का है, पढ़ा लिखा है, सरकार में हमारा अच्छा खासा रसूख है, जल्द ही मैं मंत्री बन जाऊंगी, तो शादी कर लो तुम और तुम्हें मैं रानी बना करके रखूंगी, छोड़ दो अपने पति को। जब चंपा के सामने ऐसी प्रपोजल रखी जाती है तो चंपा मना करती है और कहती है कि ये आप लोग गलत कर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझे अपने पति के साथ ही रहना है। तो गुस्से में हेमलता ने अब मृत्युंजय को उसी कमरे में बंद कर दिया और बाकी लोग फिर से बाहर निकल जाते हैं और मृत्युंजय फिर से उसके साथ रेप करता है और फिर कपड़े फाड़ देता है और फिर से कैमरे में वही आपत्तिजनक वाली फ़ोटो रख लेता है, मारपीट करता है और फिर चला जाता है उसी हालत में छोड़ के जिस हालत में उसने पहली बार उसका रेप किया था। वो बेचारी चीखती चिल्लाती रहती है लेकिन आज भी उसे कोई बचाने वाला नहीं है। इसके बाद मृत्युंजय आता है और हर बार ऐसा करता है और फिर चला जाता है, हर बार ऐसा करता है फिर चला जाता है, यानी कि ये सब चीज़ें नॉर्मल सी हो जाती हैं। जब भी उसका मन करता है वो आता है, रेप करता है, चला जाता है। वो चाहती थी कि मैं बता दूँ अपने पति को, मैं थाने जा कर के बता दूँ, लेकिन वो हर बार अपने घर वालों के बारे में सोच करके रुक जाती थी। वो जानती थी कि अगर मैंने कुछ बताने की कोशिश की तो ये लोग हमारे पति के, हमारे पूरे परिवार का हत्या करा देंगे। तो कुछ महीनों तक ऐसा चलता रहता है और इस दौरान वो प्रेग्नेंट हो जाती है। मृत्युंजय को जब पता चलता है तो उसने अबॉर्शन करवा दिया और डॉक्टर गुप्ता ने उसकी जांच की थी, तो कुछ दिनों बाद वह फिर से रेप करने लगा। चंपा का ये जो बयान था वो पुलिस FIR में आज भी दर्ज है। चंपा आगे पुलिस से बताती है कि दिसंबर 1955 की बात है कि सास पद्मा विश्वास उसके घर पर आई थी और उस रोज पति ड्यूटी पर थे और बच्चे स्कूल गए थे। शेफाली खाना बना रही थी, तभी मृत्युंजय आ गया और उसने उसकी सास से पूछा कि चंपा कहाँ है। तो सास ने जब कोई जवाब नहीं दिया तो गुस्से में मृत्युंजय ने उसकी सास को अपनी तरफ खींच लिया और ज़बरदस्ती करने लगा। जब उन्होंने विरोध किया तो शोर मचाने लगी तो वह भाग गया। उसके बाद उसकी सास ने कहा कि तुम पटना छोड़कर चली जाओ और अपने पति से बोलो कि IAS की नौकरी छोड़ दे। फिर सास पश्चिम बंगाल चली जाती है। इधर मृत्युंजय उसे बदनाम करने और बच्चों की हत्या की धमकी देकर जबरन चंपा के साथ संबंध बनाता रहा और शादी के लिए दबाव डालता रहा। हेमलता और रीता चंपा को समझाते थे कि घबराने की जरूरत नहीं है, मृत्युंजय तुम्हारा ध्यान रखेगा। 1996 के कई महीने में पति के साथ पश्चिम बंगाल चली गई और उसकी तबीयत बहुत खराब थी। उसके शरीर के निचले हिस्से से बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा था। 20 मई को उसने SNR कॉर्नेवाल नर्सिंग होम में भर्ती किया तो अस्पताल में उसे एक बेटी हुई जो कि जन्म के तुरंत बाद ही मर गई, इसलिए क्योंकि वो प्रीमेच्योर थी। चचेरे भाई और देवर ने बच्ची का अंतिम संस्कार किया और इसके बाद वो शेफाली के साथ पटना आ गई। इतना कुछ, लेकिन अब तक पति को उसने कुछ भी नहीं बताया था, क्योंकि उसे पता था कि वे लोग कितने खतरनाक हैं। अगर उसने कुछ बताया तो वो अपने पूरे परिवार की हत्या का जिम्मेदार बन जाएगी। जुलाई में भाई पटना आया और कहने लगा कि तुम बंगाल चलो। उसे चंपा के साथ जो कुछ भी हो रहा था अंदाजा हो गया, पर मृत्युंजय और हेमलता ने उससे डांट कर भगा दिया। वे लोग नहीं चाहते थे कि
चंपा पटना छोड़कर कहीं और जाए। पति के खाने में हेमलता और मृत्युंजय नशे की दवाइयां भी मिलाते थे, ऐसा चंपा ने पुलिस को बताया था। 1996 के नवंबर महीने की बात है कि कमरे में मृत्युंजय उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था, तभी पति आ जाता है और उसने संभलते हुए दरवाजा खोला तो पति ने मृत्युंजय और हेमलता को देख लिया था। पति ने चंपा को डांटते हुए कहा कि तुम इन लोगों से दूर रहा करो। उसी दिन शेफाली और रीता पर शक हुआ कि ये लोग चंपा के पति के खाने में यानी कि बीवी विश्वास के खाने में कुछ तो मिला रहे हैं, इसी वजह से तबीयत बार बार बिगड़ती जा रही है। शायद वे लोग नशे की दवाइयाँ मिला रहे थे। तो एसआई आशा ठाकुर ने पूछा कि तुम्हें कैसे मालूम चलता है चंपा से? तो चंपा बोले कि वे लोग चंपा के पति के खाने में नशे की दवाई मिला देते थे। शेफाली ने यह बात कन्फर्म की और शेफाली ने यह भी बताया कि ऐसा करने के लिए मृत्युंजय और रीता कहते हैं। चंपा फिर बताते हैं कि 1997 के जनवरी में हेमलता और मृत्युंजय उसे संजय गांधी बोटैनिकल गार्डन लेकर गया और कुछ देर बाद हेमलता और चंपा को और मृत्युंजय को अकेला छोड़ के चले गई। वहाँ भी मृत्युंजय उसके साथ ज़बरदस्ती किया, लेकिन वहाँ पे वह कुछ कह नहीं पाई। वे लोग हर बार इस तरीके से प्रताड़ित करते थे, धमकी देते थे कि वह डर जाती थी। मार्च 1997 में पता चलता है कि मृत्युंजय ने उसके पति की भतीजी कल्याणी का भी रेप किया और वह कोलकाता से उसे हावड़ा लेकर गया था और सुजीत नाम के एक आदमी ने उसकी मदद की थी। मृत्युंजय ने अपने दोस्तों से भी कल्याणी का रेप करवाता था। 21-22 मई 1997 की बात है कि रात हो चली थी, बच्चे सो गए थे, पति भी अपने कमरे में सो रहे थे। अचानक उसे पता चलता है कि दरवाजे पर कोई है। चंपा जब पास जाती है, देखती है तो पता चलता है कि मृत्युंजय खड़ा है। उसने चंपा को धमकी देकर दरवाजा तो खुलवा लिया। वह जल्दी से घर में घुसा, पति के कमरे का दरवाज़ा बंद किया और बाहर सोफा लगा देता है, फिर उसके साथ जबरन संबंध बनाए। इसी बीच उनकी आँख खुल गई। वे दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहे थे किंतु बीवी विश्वास खोल नहीं पा रहे थे, धक्का देते रहे। जब मृत्युंजय को पता चला कि बीवी विश्वास आने वाले हैं तो वो कमरा छोड़कर भाग जाता है। फिर जल्दी से चंपा विश्वास अपने कपड़े पहनती है और पति के कमरे का दरवाज़ा खोलती है, किंतु बीवी विश्वास को अभी कुछ शक हो गया था। उन्होंने बार बार उससे पूछा, पर मृत्युंजय की डर की वजह से चंपा विश्वास ने कुछ भी नहीं बताया। बच्चों के सामने भी मृत्युंजय ने उसका रेप किया और उसके डर की वजह से ट्यूशन टीचर जो था वो भी बदलना पड़ा। ये भी बात कंफर्म की चंपा विश्वास ने। चंपा बताती है कि एक बार मृत्युंजय उसे इंदिरा भवन के पास एक मेडिकल स्टोर के पीछे ले गया, वहाँ उसने उसके साथ रेप किया। ये सब रोज का था। कई बार तो उसने बच्चों के सामने भी रेप किया। उसके डर से बच्चों के ट्यूशन टीचर ने घर आना तक बंद कर दिया था। इसके बाद अवध किशोर सिन्हा नामक एक टीचर बच्चों को पढ़ाने के लिए घर आता था, लेकिन वह बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं बल्कि मृत्युंजय ने उसे भी अपने कब्जे में कर लिया और बोलता था कि मैं रेप करूंगा और तू देखते रहना कि बीवी विश्वास आ रहा है या नहीं आ रहा, कोई आ तो नहीं रहा। ऐसा कर करके वो अवैध संबंध बनाता था। एक बार ऐसा भी होता है कि एक बार जब पति अचानक घर आ जाता है तब मृत्युंजय उसके साथ संबंध बना रहा था। अवध ने आकर बताया कि विश्वास बाहर आ गया तो वो जल्दी से पीछे के दरवाजे से भाग खड़ा होता है। तो ऐसी घटनाएं वो बार बार कर रहा होता है। तो फिर एसआई ठाकुर पूछते हैं कि तुम्हारे पति को कैसे पता चला। तो जुलाई 1997 की बात है कि चंपा बताती है कि इस बार मेरे पति ऑफिस से जल्दी घर आ जाते हैं, तब मृत्युंजय चंपा के साथ जबरदस्ती कर रहा था। पति ने दरवाज़ा खटखटाया, किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला तो उन्होंने पैर से दरवाजे पर धक्का भी मारा। मृत्युंजय हर बार की तरह इस बार भी दरवाजे से भाग गया। तब उसके पति को शक हो गया था। कुछ लोगों ने उन्हें बताया था कि मृत्युंजय गलत कर रहा है। एक रोज़ बच्चे आपस में बम बनाने की बात कर रहे थे। वे कह रहे थे कि बम और पिस्टल से हम मृत्युंजय को उड़ा देंगे। ये बात पति ने भी सुन ली। उन्हें यह भी पता चल गया कि मृत्युंजय उनकी हत्या करने की साजिश भी रच रहा है। इसके बाद उन्होंने चंपा से पूछा तो मैंने सब कुछ बता दिया। यानी कि जब चंपा से पूछा जाता है तो वो बीवी विश्वास को सब कुछ बता देती है। उसी रोज़ पुलिस ने चंपा के पति बीवी विश्वास का भी बयान लेते हैं और विश्वास ने बताया कि 20 जुलाई 1997 को उसके जो चपरासी रामू थे उसने चंपा को मृत्युंजय के साथ आपत्तिजनक हालत में देखा था। वह चंपा के साथ गंदी हरकत कर रहा था और उसके ड्राइवर ने भी बताया था कि वह हर रोज़ चंपा को गाड़ी में बैठकर एक मेडिकल स्टोर लेकर जाता है और वहाँ मृत्युंजय चंपा के साथ संबंध बनाता है। जब बीबी विश्वास की पत्नी चंपा ने बताया कि लालू यादव ने भी उसके साथ रेप किया था तो आईएएस विश्वास ने अपने फर्द बयान में लालू यादव का जिक्र किया था। जांच में रेप की पुष्टि होती है और मृत्युंजय को 10 साल की सज़ा भी होती है।
चंपा की शिकायत के बाद 22 अगस्त 1998 को हेमलता और मृत्युंजय के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है और 26 अगस्त सुबह पुलिस हेमलता के घर पहुंच गई और मृत्युंजय यादव पकड़ा गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसकी मां वहां पे नहीं मिलती है। बाद में हेमलता ने अदालत के सामने सरेंडर कर दिया, दोनों जेल भेज दिए जाते हैं। और मृत्युंजय की गिरफ्तारी के बाद चंपा ने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ, उसे तो फांसी हो जानी चाहिए। इस बीच नवंबर 2000 में बिहार का बंटवारा हो जाता है और देश के नक्शे पर एक नए राज्य झारखंड का जन्म हुआ और बीवी विश्वास को झारखंड भेज दिया जाता है। रांची में वे परिवार के साथ शिफ्ट हो गए। इधर पटना की निचली अदालत में मामले की सुनवाई शुरू हो चुकी थी। अंग्रेजी अखबार टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक पटना के लोअर कोर्ट में पुलिस के 35 गवाह पेश किए जाते हैं, जबकि डीएनए सैंपल और कपड़ों की जांच से पता चलता है कि चंपा के साथ बलात्कार हुआ था। और 26 फरवरी 2002 को अदालत ने हेमलता और मृत्युंजय दोनों को दोषी करार दिया और 8 दिन बाद यानी कि 6 मार्च को कोर्ट ने मृत्युंजय को 10 साल की सजा भी सुना दी। हेमलता तब तक 3 साल 126 दिन जेल में रह चुकी थी, तो कोर्ट ने कहा कि हेमलता की जो सज़ा है वो पूरी हो चुकी है, इसलिए उन्हें रिहा किया जाता है और लालू यादव के खिलाफ कोई भी सबूत न होने के कारण उन्हें खारिज कर दिया जाता है। चंपा लोअर कोर्ट के फैसले से बहुत ज़्यादा खुश तो नहीं थी, लेकिन वो तो भी खुश थी। उसका कहना था कि हेमलता भी बराबर की दोषी है, तो उसे भी कठोर सजा मिलनी चाहिए थी। सियासी गलियारों में भी सवाल उठे कि 2 साल तक रेप करने वाले दोषी को सिर्फ 2 साल की सजा क्यों? आखिर 2002 में 53 साल की उम्र में चंपा के पति बीबी विश्वास की मौत हो जाती है और वजह किडनी फेल बताई जाती है। बाद में झारखंड सरकार ने चंपा को नौकरी ऑफर की। हाईकोर्ट में चंपा के ज़्यादातर जो गवाह थे वो पलट जाते हैं और मृत्युंजय जो है वो बरी हो जाता है। हेमलता और मृत्युंजय ने लोअर कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी और आरोपियों का कहना था कि मृत्युंजय और चंपा के बीच रजामंदी से संबंध बने थे, रेप का कोई केस ही नहीं बनता। हालांकि लोअर कोर्ट के फैसले से पहले मृत्युंजय किसी भी तरह के संबंध से इनकार किया था। हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान चंपा की तरफ से पेश हुए कम से कम 6 गवाह अपने बयान से पलट गए। मुख्य गवाह बीबी विश्वास यानी चंपा के पति ने सीधे तौर पर कोई घटना नहीं देखा था, तो उन्होंने सुनी बातों के आधार पर गवाही दी थी। हाई कोर्ट में सुनवाई के वक्त वे जिंदा नहीं थे, तो बचाव पक्ष ने चंपा के आरोपों और लोअर कोर्ट के फैसलों पर सवाल उठाए। जबकि चंपा विश्वास ने जिन महिलाओं के नाम लिए यानी कि रीता शेफाली, ये सब भी उसकी कहानी को सपोर्ट नहीं करते थे, यानी कि इसको मृत्युंजय को सपोर्ट करते थे। और जिस मेडिकल स्टोर के पीछे ले जाकर रेप करता था, उस मेडिकल स्टोर के पीछे कोई रूम था ही नहीं, तो ये भी खारिज कर दिया। और चंपा जो है वो आरोपी मृत्युंजय के साथ बोटैनिकल गार्डन घूमने जाती थी, तो वो ये कह के बोल दिया कि मैं इसे तो स्टेशन छोड़ने जाता हूँ, जबरन कर नहीं सकता। चंपा और मृत्युंजय की फ़ोन पर बातें होती रहती थी, तो एफआईआर से पहले ही ये मामला मीडिया में आ गया था और बीजेपी नेता सुशील मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी थी। अगर मृत्युंजय बार बार रेप करता था तो उसको तनाव जो है वो चंपा के चेहरे पर उसके पति ने कभी क्यों नहीं देखा। चंपा ने कहा कि हेमलता उस पर मृत्युंजय से शादी करने का दबाव बना रही थी, अगर ऐसा होता तो वो अपने बेटे से रेप क्यों करवाती। चंपा ने ह्यूमन राइट कमीशन को लिखा था कि मैंने कल्याणी को बताया था कि मेरा पति सीधा है, उसे मूर्ख बनाना आसान है, मुझे संबंध बनाने की आदत लग गई है। कोर्ट ने सभी गवाहों और केस की स्टडी के बाद 21 मई 2010 को हेमलता और मृत्युंजय यादव दोनों बरी हो जाते हैं। अब आप खुद सोचिए कि इतना घिनौना कर्म करने वाला इंसान बरी हो जाता है। यह है जंगल राज की सरकार।